प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को सुप्रभात, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल RNW क्लासेस में स्वागत है। अब जैसा कि हम लोगों ने कल सूचना संचार की पद्धति में मौखिक सूचना संचार की पद्धति की प्रक्रिया एवं उसके लाभ और हानि के बारे में कंप्लीट डिस्कशंस कर लिया था और पढ़ लिए थे। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है लिखित सूचना संचार की पद्धति। मतलब आज हम लिखित सूचना संचार के बारे में, उसके लाभ, उसके हानि, पूरा कंप्लीट डिस्कशंस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बच्चों। लिखित सूचना संचार की पद्धति। मानव जाति के विकास के साथ लिपि व मुद्रण की खोज हुई। जैसे मनुष्य आदि मानव के बाद मानव जाति में आया, उसके साथ साथ लिपि व मुद्रण की भी क्या होती गई, खोज होती गई, जिसके फलस्वरूप सूचना संचार की यह दूसरी पद्धति, अर्थात पहली पद्धति मौखिक सूचना संचार था, जिसको हमने कल के वीडियो में कवर कर लिया था, उसको पढ़ लिया था। जिसके फलस्वरूप सूचना संचार की यह दूसरी पद्धति अर्थात लिखित सूचना संचार की पद्धति का भी विकास हुआ। लिखित सूचना संचार की पद्धति का उपयोग करके हम लिखित सूचना संचार पद्धति का उपयोग करके व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समूह, समूह से व्यक्ति एवं समूह के बीच सूचना संचार संभव हो सकता है, बना हुआ है। इसके अलावा लिखित सूचना संचार के उदाहरण क्या हैं? हस्तप्रत यानी हाथ से कोई लिखी गई, साहित्य, पत्र लेखन, ईमेल, वर्तमान पत्र, पत्रिका, विज्ञापन, प्रपुस्तिका यानी पैम्पलेट्स जैसे विविध लिखित सूचना संचार के स्वरूप अस्तित्व में आए हैं और ये लिखित सूचना संचार के उदाहरण भी हैं। लिखित सूचना संचार पद्धति के उदाहरण भी हैं। आज के युग में किसी भी कार्य पद्धति में लिखित सूचना संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के अगर हम जनरेशन की बात करें तो आज के युग में कोई भी काम या किसी भी कार्य की पद्धति में लिखित सूचना संचार का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों लिखित सूचना संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया? क्योंकि लिखित सूचना को हम भविष्य में संग्रहित करके भी रख सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी को लिखित में कंप्लेंट किया है तो एक जेरॉक्स कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। फ्यूचर में, भविष्य में सबूत के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब लिखित सूचना को हम संग्रहित कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में हम इसे सबूत के रूप में उपयोग भी कर सकते हैं और ये अधिक प्रमाणिक माना जाता है। लिखित सूचना संचार अधिक विश्वसनीय एवं अधिक प्रमाणिक माना जाता है। इसलिए किसी भी कार्य की पद्धति में लिखित सूचना संचार का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। वाणिज्य संचार हेतु इस पद्धति को प्रमाणिक यानी अब बिजनेस अगर हम बात करें कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस में यानी वाणिज्य संचार में, तो लिखित सूचना संचार की पद्धति को अधिक प्रमाणित और अधिक अधिकृत यानी अधिक विश्वसनीय माना जाता है। एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको यही जवाब लिखना है कि वाणिज्य संचार हेतु किस पद्धति को अधिक प्रमाणित एवं अधिकृत माना गया है। तो इसका जवाब होगा बच्चों लिखित सूचना संचार की पद्धति को। लिखित सूचना संचार की पद्धति की परिभाषा दिया हुआ है नीचे। लिखित सूचना संचार की पद्धति अर्थात सूचना को योग्य लिपि में, जो हम संचार करेंगे जिस सूचना को, उसको योग्य लिपि में निश्चित शब्दों का चुनाव करके, यानी हमें लिखना क्या है, ऐसे कुछ निश्चित शब्दों का चुनाव करके सुयोजित क्रमबद्ध में यदि कोई सूचना संचार किया जाए तो उसे लिखित सूचना संचार की पद्धति कही जाती है। यानी लिखित सूचना संचार की पद्धति अर्थात योग्य लिपि में निश्चित शब्दों का चुनाव करके सुयोजित क्रमबद्ध में करने की प्रक्रिया को ही लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिखित सूचना संचार के लाभ। लिखित सूचना संचार के लाभ में पहला है, स्थान काल के बंधन बिना इस पद्धति से सूचना संचार संभव है।
यानी यहाँ पर स्थान काल से हमें स्थान और समय से कोई मतलब नहीं है। स्थान और समय के बंधन के बिना इस पद्धति में सूचना संचार संभव है। जैसे मौखिक सूचना संचार में क्या होता है, एक अच्छा प्लेस हो, वो हमारे सामने हो या नहीं भी हो, तो उसमें एक समय और एक स्थान का अभाव होता है, लेकिन इसके अंदर स्थान काल का बंधन नहीं है, बिना इसके सूचना संचार ये संभव हो सकता है। दूसरा, सूचना संचार की इस पद्धति में भौतिक साधनों का उपयोग होने से यह निःशुल्क मीन्स फ्री तो नहीं है, परंतु इतनी खर्चीली भी नहीं है। मतलब दोनों पॉइंट बता दिया गया। इसलिए लिखित सूचना संचार की जो पद्धति है, इसमें कुछ साधन के उपयोग होते हैं, जैसे कलम, कॉपी, ये सब स्याही। तो इनका उपयोग होने से ये निःशुल्क तो नहीं है, लेकिन अधिक खर्चीली भी नहीं है, मतलब कम पैसे में ही हो जाता है इसका संचार। सूचना क्रमबद्ध में व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहने के कारण इसे सुरक्षित रख सकते हैं। यानी लिखित सूचना संचार किया गया है एक पेज के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर, क्रमबद्ध रूप से किया गया है, व्यवस्थित रूप से, तो हम इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। 4 नंबर का पॉइंट है, सूचना की योग्य क्रमबद्धता सुरक्षा के कारण संदर्भ प्राप्त करना एवं योग्य रूप से उसे जोड़ना संभव होता है। हाँ, तो सूचना की योग्य क्रमबद्धता यानी योग्य क्रम में लिखने के कारण और सुरक्षा कारण संदर्भ यानी एक रिफरेंस प्राप्त करना और योग्य रूप से उसे जोड़ना संभव होता है। मीन्स अगर मुझे भविष्य में कभी भी इसे एविडेंस यानी सबूत के रूप में उपयोग करना हो, तो हम कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखित प्रमाण में हमने इसे सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे कोई लेटर हुआ हमारे घर पे आया है, तो हमने उसे सुरक्षित रख दिया है। ज़रूरत पड़ने पर, कभी उपयोग पड़ने पर हम उसे जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। ओके। 5 नंबर का पॉइंट है, लिखित स्वरूप में होने वाले सूचना संचार को कानूनी दृष्टि से अधिकृत माना जाता है। मतलब ये कानून की दृष्टि से अधिक प्रमाणिक माना गया है। हाँ, मतलब ये अधिक विश्वसनीय माना गया है, जिसका उसका प्रमाण के तौर पर उपयोग हो सकता है, यानी सबूत के तौर पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिखित सूचना संचार को कानून की दृष्टि यानी इस पॉइंट में लिखित सूचना संचार में होने वाले सूचना संचार को कानूनी दृष्टि से अधिकृत माना गया है, जिसका हम सबूत के प्रमाण पर कभी भी उपयोग कर सकते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है कि लिखित अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त समय मिलने से, मतलब लिखित सूचना संचार में हमें काफ़ी समय मिल जाता है लिखने में, तो काफ़ी समय मिलने से सूचना की प्रस्तुति विषय गंभीरता पूर्ण प्रयत्न किए जा सकते हैं। देखो, मौखिक सूचना संचार में क्या होता है, मौखिक सूचना संचार में बोलना होता है, उसमें हमें अधिक समय नहीं मिल पाता, हम जो बोलना चाहते हो तुरंत फटाफट बोल देते हैं। लेकिन लिखित सूचना संचार में हमें पर्याप्त समय मिलने से हम अपने सूचना की प्रस्तुति विषय यानी हमें क्या प्रस्तुत करना है उस विषय में हम गंभीरतापूर्वक प्रयत्न कर सकते हैं और प्रस्तुतिकरण को सुधार कर, सजा कर और भी प्रभावशाली एवं क्षतिरहित बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लिखित सूचना संचार में हमें अधिक समय मिल जाता है, तो हम प्रस्तुतिकरण को और भी सुधार सकते हैं और भी प्रभावशाली बनाकर सामने वाले को हम अच्छी तरीके से भेज सकते हैं, ताकि सामने वाला भी क्या हो, पर अच्छे से फीडबैक दे सके, यानी सकारात्मक उसका प्रतिभाव हमें मिल सके। सूचना संचार की इस पद्धति में यानी लिखित सूचना संचार में योग्य व्यक्ति का चयन करके उसे दायित्व सौंपा जा सकता है एवं संचार प्रक्रिया में किसी भूल या क्षति की स्थिति में तत्संबंधित दायित्व संबंधित व्यक्ति पर डाला जा सकता है। मीन्स अभी सूचना संचार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने सेक्रेटरी रखा हुआ है, तो हम उसे दायित्व सौंप सकते हैं कि सूचना संचार आपको ही करना है, और संचार की प्रक्रिया में कभी भी फ्यूचर में कोई भूल या क्षति हो तो उस व्यक्ति को हम जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि आपने ऐसी गलती क्यों किया, यानी उससे पूछ सकते हैं। और 8 नंबर है, यह पद्धति संबंधित संस्था की यानी लिखित सूचना संचार संबंधित संस्था की सूचना संचार की प्रक्रिया को एक सूत्रता देती है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी देती है। अब एक सूत्रता क्या होता है, मतलब एक उसकी अच्छी छाप होती है। लिखित सूचना संचार किसी भी संस्था के लिए एक अलग छाप होती है, मतलब एक सूत्रता खड़ी करती है, उसका एक अलग पहचान बनाती है। और 9 नंबर का पॉइंट है कि लिखित सूचना संचार पद्धति द्वारा संबंधित संस्था की एक अलग छाप खड़ी होती है। जो संस्था लिखित में सूचना संचार करती हैं
उनका मार्केट में एक अलग ही नाम होता है, मतलब एक अलग ही छाप खड़ा होता है, मीन्स उनका इम्प्रेशन अच्छा होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। और अपितु जैसे आप जानते हो कि हर किसी का लाभ है तो हर किसी में कमियां भी होती हैं, ठीक इसी प्रकार लिखित सूचना संचार की भी कुछ कमियां हैं, जिसमें से पहला है सूचना को लिखित अभिव्यक्ति में कम से कम कागज़ कलम जैसे साधन उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना यह संभव नहीं है। अतः अंशों में यह उतने अंश में यह खर्चीली होती है। मतलब पहले पॉइंट में बोला गया कि सूचना को लिखित में करना होता है, जिसके लिए हमें कागज़ कलम की आवश्यकता होती है और कागज़ कलम के बिना यह संभव नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत क्या है, खर्चीला हो सकता है, पहला मर्यादा। दूसरा, आधुनिक लिखित संचार हेतु, मतलब आज जो है जैसे ईमेल भेजना हुआ, किसी को सूचना भेजना हुआ, तो ऐसे साधन यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मोबाइल की आवश्यकता होती है और इंटरनेट की आवश्यकता होती है ईमेल भेजने के लिए। मैं आज की लिखित सूचना संचार की बात कर रहा हूँ। जैसे ईमेल आज ही जो है ना, पहले पत्र की जगह पर आज ईमेल यूज होने लगा है। तो ईमेल अगर हम करेंगे तो ईमेल में साधन यंत्र की आवश्यकता होगी, साधन यंत्र जैसे मोबाइल और इंटरनेट की आवश्यकता होगी, तो उनकी खरीदी एवं देखरेख संबंधित दायित्व का प्रादुर्भाव होता है और ये भी खर्चीले हो सकते हैं। यानी ये भी एक जिम्मेदारी हो सकती है कि वो साधन कैसे आएगा, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत खर्चीला हो सकता है, ये दूसरा मर्यादा हो गया। तीसरा, लिखित पद्धति द्वारा विचारों को आयोजनपूर्ण प्रस्तुतिकरण में मानव यानी मनुष्य का समय आवश्यकता से अधिक खर्च हो जाते हैं। अब ओवरऑल यदि मौखिक सूचना संचार होता है तो समय की बचत होती है, ये हमने पढ़ा था लाभ में, लेकिन लिखित सूचना संचार में मनुष्य के समय का आवश्यकता से अधिक समय खर्च हो जाते हैं, मतलब अधिक समय मनुष्य के लग जाते हैं, अधिक समय खर्च हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, लिखित पद्धति प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब डायरेक्ट आमने सामने। अब व्यक्ति कोई आमने सामने बैठा है तो लिखित सूचना संचार कैसे हो सकता है? मैं लिख के थोड़ी तुमसे कुछ पढ़ाऊंगा या तुम मुझे लिख के कुछ पूछोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखित पद्धति प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से नहीं होती है, अपितु परोक्ष होने से यानी इनडायरेक्ट, परोक्ष होने से सामने वाले पक्ष का प्रतिभाव विलंब यानी थोड़ा लेट, विलंब से मिलने की संभावना होती है, ये भी इसका एक मर्यादा हो गया। पांचवा है कि उपयुक्त परिस्थितियों में, जो हमने ऊपर पढ़ा 4 पॉइंट, उपयुक्त परिस्थितियों में सूचना संचार पद्धति की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्णतः प्रश्न उपस्थित हो सकता है। मतलब जो ऊपर हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं उसमें लिखित सूचना संचार की पद्धति में सफलतापूर्वक कुछ प्रश्न खड़े हो सकते हैं, जैसे अगर मोबाइल नहीं हो तो सूचना संचार नहीं हो सकता है, कागज़ कलम नहीं हो तो सूचना संचार नहीं हो सकता है, अधिक समय व्यक्ति का यूज होता है तो हो सकता है सामने वाला ज़्यादा इंटरेस्ट रुचि न ले प्रश्न पत्र को लिखने में, सूचना संचार को लिखने में। और 6 नंबर का जो पॉइंट है, वक्ता प्रेषक की समझ यानी वक्ता की समझ भाषा तथा प्रस्तुतिकरण पर उसकी पकड़ एवं सचोटता पर सफलता का आधार रहा हुआ है। मतलब जो व्यक्ति सूचना संचार कर रहा है, लिखित सूचना संचार कर रहा है, उसकी भाषा की पकड़, प्रस्तुतिकरण बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, तब जाकर जो उसके सूचना संचार है वो सफल होंगे। अगर अच्छी लिखावट नहीं है, अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं है, प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण नहीं है, तो हो सकता है सूचना संचार क्या हो, असफल हो। लिखित संदेश व्यवहार पद द्वारा होने से अधिक समय खर्च हो जाता है। किस प्रकार की पद्धति में अधिक समय खर्च हो जाता है? सूचना संचार के किस प्रकार की पद्धति में अधिक समय खर्च होता है? तो इसका जवाब है लिखित सूचना संचार की पद्धति में, क्योंकि लिख कर किया जाता है तो हो सकता है अधिक समय खर्च हो जाए। और मौखिक में आप जानते हो, जैसे मैंने अभी बोल के किया तो करीब 10 से 12 मिनट लगे, मैंने आपको कितना पॉइंट पढ़ा दिया। लिख के करता तो हो सकता है शायद और भी समय लग सकता था। और 8वां नंबर का पॉइंट है, लिखित सूचना संचार हेतु दोनों पक्षों को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब वक्ता को भी एवं श्रोता को भी, दोनों पक्षों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है, तब जाकर लिखित सूचना संचार क्या होगा, संभव हो पाएगा। क्योंकि मैं लिख दिया और सामने वाला पढ़ नहीं पाए तो ऐसे सूचना संचार क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो में बताई गई सभी बातें समझ में आई होंगी, अच्छे से आप समझे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।